इनके नेतृत्व में फिर किसान जाति का निर्माण करो। चौधरी चरण सिंह को याद करके तमाम किसानों इकट्ठे हो जाओ, कोई जाति धर्म का भेद मत समझो। अगर आप इकट्ठे हो जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जुर्मों का जिक्र करूं, भाजपा का माने बहुत झूठी पार्टी। भाजपा रोज झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। और प्रधानमंत्री की तो छोड़ो, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। मुख्यमंत्री जी रोज घोषणाएं कर रहे हैं। कभी आपको दिखाई देंगे गायों को चारा खिलाते हुए, कभी आपको दिखाई देंगे मठ निलाते हुए, और कभी कभी अयोध्या में दिए जलाए हुए दिखाई देंगे। अखिलेश जी, एक टीवी वाले ने बोला जयंत चौधरी जी कि योगी जी ने दियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया पिछले साल का। पिछले साल 1 लाख दिए जलाए थे, अब के 1.25 लाख जला दिए। अरे थोड़ा शर्म करो योगी जी। अगर पिछली सरकार के अखिलेश यादव के बेरोजगारी के रिकॉर्ड को तोड़ते, नौकरी ज्यादा देते, तो मैं मानता कि आपने रिकॉर्ड तोड़ा है। आपने एक भी नौजवान को रोजगार देने का काम नहीं किया। आप सिर्फ दिए जलाने में लगे हुए हो और आप जुर्म के प्रोधा बन गए हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लाठर जी 1 मिनट, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिन लोगों ने अखिलेश यादव पर झूठी रिपोर्ट कराई है, जिन्होंने जयंत चौधरी पर लाठी चलवाई है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपी को अगर आप चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हो तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं मथुरा में कि इनको गांव में मत घुसने देना। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का बदला लेना है, इन्हें गांव में मत घुसने देना। मैं इतनी बात समाप्त करके आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, भाई लाठर जी का और तमाम तेजपाल सिंह जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, और जितने भी मथुरा के नेता हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी सभा करके मोदी जी के जनाजे में कील ठोकने का काम यह है। और 2022 का जो सूरज निकलेगा, जिस दिन अखिलेश जी रिजल्ट आएगा, उस दिन ये तमाम जुर्म खत्म हो जाएंगे। जो गुंडाई हो रही है, बहनों पर अत्याचार हो रहा है, बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जो 2022 के रिजल्ट का सूरज निकलेगा वो चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों का सूरज होगा। उसमें तमाम अत्याचार खत्म हो जाएंगे। वो सूरज याद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सरदारी, आज चाचा मान जा, आज 19 तारीख को भाजपा की सरकार बनी थी और जिसने 5 लाख 5.5 लाख करोड़ के हिसाब से 25 नहीं 30 लाख करोड़ रुपया खर्च कर लिया, लेकिन मथुरा में शायद 1 रुपया दिखा हो। बाबा सिर्फ होरी खेलने आ जाते हैं, पैसा देने नहीं आते। 25 लाख करोड़ रुपया में से मथुरा को कुछ नहीं मिला। अखिलेश यादव जी ने आपको 100 करोड़ का कट दिया, 900 करोड़ के बिजली कर दिए, 400 करोड़ के आज आप आए होंगे, छाता में टूटी होंगी सड़क। आपकी बदौलत माननीय अखिलेश यादव जी, जनता कह रहे शायद मथुरा में मार्ट में कोई सड़क टूटी हुई नहीं है। आपने 1100 करोड़ का जो बैराज आपने शुरू किया था, इस सरकार ने रोक दिया। जो इस नौभारी को और पूरे पूरे छाता गोवर्धन को पानी मिलता और गंगा जल पूरे यमुना में आता, इस भाजपा की सरकार के 4 साल होने पर यह किसान ताल ठोक कर कह रहे हैं, लाठी के साथ कह रहे हैं कि इस भाजपा की सरकार को भगाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह जी से, वो आए और 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। आज भगवान श्री कृष्ण के इस पावन भूमि पर संयुक्त रूप से पधारे हुए हमारे माननीय नेतागण, सम्मानीय अखिलेश जी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री जयंत चौधरी जी, लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व
सांसद मथुरा के मंच पर विराजमान रामीलाल सुमन जी, हमारे डॉक्टर मसूद साहब, अक्षय जी और मेरे सभी दोनों पार्टियों के सम्मानित साथियों और जितने साथी यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मीडिया के सम्मानित साथियों, मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि किसानों के और पंचायत के विषय में तो हमारे दोनों नेता आपको बताएंगे। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और नेताजी मुलायम सिंह की कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में, इस कर्म भूमि आज आप दोनों का इंतजार कर रही है। इस कर्म भूमि को संभालिए और इसको हरा भरा बनाने की कोशिश करिए। दोनों नेताओं से मैं अपील करता हूं। और मित्रों, क्योंकि आज दोनों का हम यहाँ सम्मान करते हुए, और मैं ये भी कहूँगा कि पूरे देश की जनता, किसान, मजदूर, नौजवान सब आपकी तरफ देख रहा है। आप अपनी तरफ आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूँगा। अरे शांत हो जाओ, शांत हो। अरे 1 मिनट शांत हो जाओ बच्चे। अरे बात सुन लो यार, बैठाओ नहीं बैठाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मित्रों, 1 मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। मित्रों, करीब 40 साल पहले की बात बता रहा हूं। लगभग 40 त्यागी जी बैठे हैं, कुशलपाल जी बैठे हैं, सरदार सिंह जी बैठे हैं, इस बात को भली बात जानते हैं। मुलायम सिंह जी प्रदेश के अध्यक्ष थे। चौधरी चरण सिंह जी ने हरिद्वार में सम्मेलन बुलवाया था और सम्मेलन के समय ही नेताजी पर आक्रमण हुआ था। गाड़ी को छलनी कर दिया था गोलियों से। उसी समय सम्मेलन में जाके नेताजी, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनका स्वागत होना था, स्वागत भाषण उन्हीं का था। नेताजी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो चौधरी चरण सिंह इतने प्रभावित हुए जितना अपने बेटे के लिए कोई प्रभावित होता है। और उन्होंने उस दिन उस कार्यक्रम को, उस सम्मेलन को स्थगित कर दिया था, मुलतवी कर दिया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्हीं की कर्म भूमि है। आप उन्हीं के दायित्व को निभाते हुए आप उनके मंचों के हैं। तो मित्रों, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये अत्याचारी और आतंकी, और कहना चाहिए इसको घमंडी सरकार का पतन नजदीक आ गया है। क्योंकि एक बार जब जनता सरकार में विश्वास खो देती है, तो मित्रों एक बात मैं कहना चाहूंगा। अरे सुन ले यार, लाठर बोने का जब सुनेंगे ना तो क्या कहूंगा। अरे लाठर हो गया बस। ए लाठर, अरे बोलते समय मत बुलवाओ यार किसी को। मित्रों, हमारे देश में एक बहुत बड़े लेखक हुए थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने लेख में लिखा था कि राजा राज नहीं करता, राजा का इकबाल राज करता है। तो मित्रों, आज ये सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, जनता से इसका विश्वास उठ गया है। तो हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन के विषय में तो बहुत सी बातें वो बताएंगे। मित्रों, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। और अनुरोध है, पुनः मैं जितने भी हमारे नेतागण आए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और जितने साथी पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी के बीच में 1-2 वक्ता ही बचे हैं। मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री चौधरी सरदार सिंह जी से, वो आए और किसान पंचायत को संबोधित करें। बहुत जल्दी आदेश मिला है कि बहुत जल्दी खत्म करिए, इसलिए मैं जल्दी खत्म करता हूं। आदरणीय मंच, आवाज आ रही है? आदरणीय मंच और आदरणीय सभी उपस्थित किसान भाइयों, दादा, टोपी वाले दादा,
अब तो उधर बातों में लग गए। मैंने भी कहा था कि नेताओं को बोलने दो, हम लोग तो बोलते ही रहेंगे। और हमारी तो घर घर में जो है पहुंच है पूरी 9 बारी, और कारब बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वो तो सभी भांजे लगते हैं या दामाद लगते हैं। तो इसलिए भैया मैंने पहले ही कहा था लाठर साहब से कि भाई मेरे को मत बोलने दो। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय जयंत जी और उपस्थित साथियों, उपस्थित जनसमूह, सबसे ज्यादा मेरे को खुशी है। मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूं, जो मौका मिल गया है। जब दोनों में लड़ाई हुई थी, दोनों में मतभेद हुए थे, तो सबसे ज्यादा दुख मेरे को हुआ। और मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया कि दोनों एक रहें, जिससे चौधरी चरण सिंह के सपने पूरे होते रहें। लेकिन दुर्भाग्य था, मैं अपने मिशन में सफल नहीं हुआ। जो लोग लगे हुए थे अलग करने में, वो लोग सफल हो गए। और यहाँ तक है कि मेरे ऊपर तो ये लग गया मुल्ला मुलायम सिंह, भाई ये तो मुलायम सिंह का आदमी हो गया, जबकि मैं पक्का चौधरी चरण सिंह का आदमी, उनकी नीतियों का। और जितना प्रेम स्नेह चौधरी साहब ने मुझे दिया, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया है, और रोजाना आप लोग अखबार पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं जो किसानों पे बीत रही है और जो किसानों की बेइज्जती हो रही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अदानी का पैसा कितना बढ़ गया, अंबानी का कितना बढ़ गया, रोजाना पेपरों में निकल रहा है। इसलिए मैं अधिक नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों के लिए इतनी बड़ी सभा की। सबको राम राम। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो आपके 250 गांव में जाके भाषण दे चुका हूं। मैं तो 1 मिनट नहीं बोलता। आपका धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में आए। अब मैं अनुरोध करूंगा 2 मिनट के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी से, उसके बाद आपके महबूब सभी दोनों नेता बोलेंगे। इस किसान पंचायत के अध्यक्ष पूर्व विधायक कुशलपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी और फिर मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी का कद अब मुख्यमंत्री वाला नहीं है। अखिलेश यादव हिंदुस्तान के स्थापित नेता हैं और अखिलेश यादव की हैसियत मुख्यमंत्री बनाने और बिगाड़ने की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, इस पूरे इलाके में किसानों को जोड़ने का, उनसे निरंतर संपर्क करने का काम किया। लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी, लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद साहब, हमारे पुराने साथी भाई त्रिलोक त्यागी, पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह जी, बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी, पूर्व सांसद अक्षय यादव जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, टप्पल में अखिलेश जी की अभी थोड़े दिनों पहले सभा हुई थी। 13 तारीख को एक बड़ा जलसा था कासगंज में, और आज ये बाजने में जो सभा हो रही है, इस सभा से एक बात बहुत स्पष्ट है कि 2022 में कोई माई का लाल बीजेपी को बचा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी।
दोस्तों, मेरा अपना पुराना अनुभव है राजनीति का 50 वर्षों का, और मैं अक्सर कहता हूं कि किस सभा में कितने लोग आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है किस तरह के लोग आए। जो लोग यहां हाजिर, उनमें एक जज्बा है, उमंग है, उत्साह है, उनमें एक भावना है कि जितनी जल्दी विदाई योगी और मोदी की हो जाए उतना ही ज्यादा है देश हित में। दोस्तों, मैं किसान कानूनों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। किसानों के कानून पहले बने, बाद में बने। कॉर्पोरेट हाउसेस ने गोदाम बनाना पहले शुरू कर दिया। इसका मतलब जो लाभान्वित होने वाले थे वो जानते थे कि मोदी सरकार हमारे हक में कानून बनाएगी। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आखिर इस देश की हालत खराब क्यों हुई। इस देश की हालत इसलिए खराब हुई कि आप जातियों में बढ़ गए, आपने किसान के तौर पर वोट देना बंद कर दिया। दोस्तों, मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया है। मैं 1977 में लोकसभा का सदस्य था। चौधरी साहब देश के गृह मंत्री थे। मैं उनके साथ गृह मंत्रालय की सकल सलाहकार समिति का सदस्य था। और मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, नीतियों के स्थान जातियों ने ले लिया। दोस्तों, राजनीति का कोई संबंध जाति और धर्म से नहीं है। राजनीति नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम से होती है। चौधरी चरण सिंह, क्या आप समझते हैं चौधरी चरण सिंह देश के नेता इसलिए थे कि वो जाट थे? अगर कोई बात ये कहता तो मैं समझता हूं उससे बड़ा पागल आदमी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये 7-8 पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले, थोड़े से जाट हरियाणा में, थोड़े से जाट राजस्थान में, लेकिन चौधरी चरण सिंह जब देश की राजनीति में स्थापित हुए और उन्होंने किसानों की बात कहना शुरू किया। बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। उड़ीसा में एक जाट नहीं रहता, लेकिन बीजू पटनायक ने कहा मेरा नेता चौधरी चरण सिंह। कर्पूरी ठाकुर 30-35 साल बिहार के एक छत्र नेता रहे, जाति के नाई थे। एक लिहाज से कर्पूरी ठाकुर से आलीशान आदमी कोई पैदा नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर एक जाट नहीं रहता बिहार में। कर्पूरी ठाकुर ने कहा मेरा नेता चौधरी चरण सिंह। राजस्थान में दौलतराम सारण, नाथूराम मिर्जा ने कहा मेरा नेता चौधरी चरण सिंह। देवीलाल ने कहा मेरा नेता चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह इसलिए देश के नेता नहीं थे कि चौधरी चरण सिंह जाट थे। चौधरी चरण सिंह इसलिए देश के नेता थे कि हिंदुस्तान में किसानों की बात कहने वाला अगर कोई आदमी था तो उसका नाम चौधरी चरण सिंह के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए चौधरी चरण सिंह नेता थे। दोस्तों, अब तक आपसे गलतियां कहां हुई है? आपसे गलतियां कहां हुई है? 5 साल तक तो आप किसान रहते हो, लेकिन जब वोट डालने जाते हो तू जाट है, तू जाटव है, तू मुसलमान है, तू ठाकुर है। किसान बन के वोट डाल दिया था आपने। 77 में राज बदल गया था। किसान बदल के आपने वोट डाल दिया था। 1989 में राज बदल गया था। भाइयों, किसान बन के वोट डाल दोगे तो राज बदल जाएगा। योगी को, मोदी को बड़ी गलतफहमी है कि जिंदगी भर हम ही राज में रहने वाले हैं। ये लोकतंत्र के मिजाज को नहीं जानते, लोकतंत्र के स्वभाव को नहीं जानते। मैं बहुत अदब के साथ उन्हें लोकतंत्र का मिजाज याद दिलाना चाहता हूं। हंसता हुआ मधुमास भी तुम देखोगे, हंसता हुआ मधुमास भी तुम देखोगे, मरथल की कभी घास भी तुम देखोगे। इस सीता के स्वयंवर पर झूमो इतना, कल राम का वनवास भी तुम देखोगे। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, योगी को कोई सलाह दे दे ये अखिलेश जी के बारे में ज्यादा बात न किया करें। योगी जी, तुम तो नौकरी कर रहे हो, अखिलेश यादव से तुम्हारी क्या तुलना? मुख्यमंत्री बनना बहुत आसान काम है। टीएन सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, श्रीपति मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, रामप्रकाश गुप्ता टीएन सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव हार गए थे।
तो मुख्यमंत्री बनना अलग बात है, नेता बनना अलग बात है। योगी जी, जिस दिन तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, कोई किराए पे तुम्हें नमस्कार नहीं करेगा। और अखिलेश यादव जिस गली से गुजर जाएंगे, जिस एक्सप्रेस वे से चढ़ के उतर जाएंगे, लाखों नौजवान अखिलेश यादव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी औकात अखिलेश यादव के सामने शून्य का बराबर है, तुम्हारी कोई औकात नहीं। तुम तो मजदूरी कर रहे हो। तो मेरी आपसे एक ही प्रार्थना, इस आलीशान, अब सुनो, अखिलेश भैया, अरे तेरे हाथ जोड़ भैया, या तो हमारे नारे लगाओ या बैठ जाओ। दिमाग खराब है। ये अखिलेश जी लोगों को ये कहा करो कि 100-200 से आपके नारे लगाए तो 2-4 हमारी भी लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब काम ठीक कर रहे हो तुम सही, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रामजीलाल सुमन जी। कुछ साथी माला के साथ हमारे नेताओं का स्वागत करना चाहते हैं, फूल माला के साथ वो आ जाएं और स्वागत करें। और एक साथी हल भेंट करना चाहता है, वो भी 1-2 साथी वो भी कर ले, साथ साथ आराम से भगदड़ नहीं। अब मैं आपका इंतजार खत्म हुआ। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस सरकार ने जिसको आपने बड़ी चाव से चुना था, दुगनी आय करेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी, लेकिन जिस तरह आपको धोखा दिया है, मैं एक शेर के बात कहना चाहूंगा। किसान क्या कहते हैं, हार जिसे समझा था हमने गला अपना सजाने को, हार जिसे समझा था हमने गला अपना सजाने को, वो नागिन बन लिपट बैठे हमी को काट खाने को, हमी को काट खाने को। अब मैं अनुरोध करूंगा, किसानों के नेता, नौजवानों के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इस ब्रजभूमि के सांसद रहे परम आदरणीय जयंत चौधरी जी से वो आए और किसान महापंचायत को संबोधित करें। राम राम सा। मैं नाम लेके चुप कराऊंगा फिर। लाठर जी ने अभी बात कही, शायद आप हेमा मालिनी जी कह रहे थे, तो मैं फसल पक रही है, अभी गेहूं की कटाई भी होने वाली है। बहुत लोग तो उसी इंतजार में बैठे हैं कि दाती लेके कब आएंगे खेत में। क्यों? आदरणीय हमारे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और जिनके कंधों पर आज पूरे देश की एक बड़ी जिम्मेदारी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी,
जिनके निमंत्रण पे और आग्रह पे मैं आया हूं, अपने लोगों के बीच खड़ा हूं, आदरणीय रामजीलाल सुमन जी, जिन्होंने वाकई आज चौधरी चरण सिंह जी के संबंध में जो बातें आपको बताई हैं, उन बातों को आप जानते जरूर हो, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने बातें कही, वे सबके दिल को छू गईं और उसके बाद ज्यादा कुछ कहने को किसी के पास रह नहीं जाता। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मसूद जी, ठाकुर कुशलपाल जी, ठाकुर तेजपाल जी, धर्मेंद्र जी और मैं सम्मानित मंच कह के अब आगे बढ़ता हूं। ये कोई साधारण मंच नहीं है, ये कोई साधारण अपने हाथ खड़े कर दिए, उस दिन भी किए थे। आज मैं दोबारा यहां इसलिए आया हूं, श्री अखिलेश यादव जी के साथ ये मंच साझा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वोट की चोट कैसे देनी है वह रास्ता आपको दिखाना चाहते थे। ये रास्ता है। चौधरी चरण सिंह की पुरानी खोई आपकी जो ताकत थी वह आपकी ताकत थी। अगर उसे हासिल करना चाहते हो, अभी जो आंदोलन चल रहा है, आप भी इस चीज को देख रहे होंगे, इसमें कोई जात पात का सवाल नहीं रहा। जो रामजीलाल सुमन जी ने बेखूबी बात कही, मैं भी वो दिन देखना चाहता हूं। मैं भी उस समाज की कल्पना करता हूं जहां मतदान करने में जब आप जाएं तो आपके जीविका से जुड़े अहम मुद्दों को आप जहन में रखें, दिमाग में रखें और मतदान करें। लड़ने वाले की जात की खोज ना करें। मैं भी वो दिन देखना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी मथुरा से चुनाव लड़ें और मैं गाजीपुर से चुनाव लड़ूं। लेकिन अगर वो करना है, अभी इस आंदोलन में सभी जाति, कौम, गांव में जो लोग रहते हैं उनकी भावना आपके साथ जुड़ रही है। वे लोग चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि ये जो चेतना जगाई गई है, यही तो हमारी लड़ाई थी। अब लोग एक हो रहे हैं, इस एक को मत कमजोर होने देना। मैं आप तो यही कहने आया हूं, ये अवसर है। अब आप निकल पड़ो। यहां से जब लौटोगे, ये घर बैठने का वक्त नहीं है।
मैं भी कल प्रयागराज में किसान पंचायत में जा रहा हूं। निरंतर हम लोग निकल पड़े हैं, सब लोग चलेंगे और आपको भी चलना हो। जिस गांव में आज लोग नहीं आए हो उस गांव में जाइए, बैठक कीजिए। और आप देख रहे हो कि जो लोग किसानों का अपमान कर रहे हैं, जिनकी आंखें आज भी नहीं खुल रही, जिन्होंने गुलामी की जंजीरें पहनी हुई हैं अपने लोभ और लालच के लिए, एक एक करके जनता उनको जवाब दे रही है। कल की घटना आपको पता है क्या हुआ पटलौनी में? आपको यह भी मालूम होना चाहिए कितना अहंकार इनके अंदर भर गया। बल्टीगढ़ी की जय पहलवान जी, बल्टीगढ़ी की जय। इतना अहंकार इनके अंदर भर चुका है। जब मैं मंच पे बैठा था मुझे खबर मिली आते दफे कि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध तो होता है, जब आप सार्वजनिक जीवन में हो गलतियां भी करते हो, आलोचना भी होती है। नेता तो वही अच्छा होता है जो आलोचना भी सुने, सुधार करे। कहीं भूल हो तो जनता से ऊपर नहीं हो, आप जनता से ताकतवर नहीं हो, समाज से ऊपर नहीं हो। ये तो एक गद्दी आपको समाज ने दी है, ये पगड़ी आपको समाज ने पहनाई है, उस पगड़ी का तो अपमान मत करो। मुझे खबर मिली कि 8 साधारण गांव के लोगों ने जिन्होंने विरोध किया उनको पुलिस ने जाके गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब मैं बैठा था अभी अभी मुझे खबर दी गई कि नहीं, उनको छुड़वा दिया गया है। मैं इस पंचायत में कहना चाहता हूं, कान खोल के योगी जी देख लें, बैठ लें, सुन लें इन बातों को। जहां भी हो, जो भी अभी कर रहे हो मैं नहीं जानता। अक्सर उनकी तस्वीर होती है, कभी गाय को खिला रहे हैं, कभी यहाँ जो फल की टोकरी बांध के पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत समय होता है उनके पास। अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री है, कहाँ वक्त होता है, कहाँ अपना निजी जीवन, कहाँ अपने निजी विचार, कहाँ अपनी निजी मान्यताएं, कहाँ अपना परिवार, सब चीज भूल भुलाकर जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। पर वो मग्न है अपने ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, कहने को फकीर हैं। मैं उनको कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो, यही वो मैदान है। किसी भी क्रूर शासक को कैसे जवाब दिया जाता है, इस क्षेत्र की जनता बेखूबी जानती है और बेखूबी निभा सकती है। अगर आपने किसी साधारण ग्रामीण के खिलाफ कोई अनैतिक कार्रवाई की तो ईंट से ईंट, डंडा से डंडा बजाने की हैसियत ये लोग रखते हैं। और जो सामाजिक समरसता, जो सामाजिक गठजोड़ हमें बनाने हैं, बड़े होशियारी से आप लोग, क्योंकि ये गति, ये आवाज जो आज जो पुकार गांव-गांव, गली-गली से निकल रही है, उसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब किसानों की वो हैसियत हो, किसानों का वो दबाव और वह अस्तित्व इतना मजबूत हो कि किसी भी सरकार को वो धमका सकें। सरकार में जो बैठे प्रतिनिधि हों, उन्हें एहसास हो कि ये है मेरा समाज, ये है मेरा वोटर। आज तो जो सरकार बैठी है दिल्ली में, जो सरकार बैठी है लखनऊ में, इन्हें लग रहा है इनके मुद्दे दूसरे हैं। अभी भी मैं देखता हूं कि टेलीविजन वाले जो हैं, चंद लोग हैं, वो सर्वे चला देते हैं। मैं नहीं जानता किससे जाके उन्होंने पूछा, कहां उन्होंने तहकीकात की, किसकी राय वो रख रहे हैं। कह रहे हैं साहब योगी साहब ने नौकरियां बहुत दी हैं। आपको मालूम होगा 4 साल पूरे हो गए आज, 1 सप्ताह का जश्न होने जा रहा है। अरबों खरबों रुपए जो है विज्ञापन दिए जा रहे हैं। केरल तक अभी तरसों तो कह रहे थे कि 4 लाख नौकरी दी 4 साल में, सुना था, योगी जी का बयान था, 4 लाख दी। कभी कहते हैं 1 करोड़ 80 लाख दे दी, कभी कहते हैं 5 साल में 70 देंगे, अब कह रहे हैं 4 साल में 25 लाख दे दी। अब ये झूठ भी कह सकते हो या हो सकता है इनका गणित भी कमजोर हो, दोनों ही बात हो सकती है। अब बाबा लोग हैं, इन्हें मैं झूठा तो नहीं कहूंगा।
कानून को आप कितना समझते हो? क्योंकि यहां इसी स्थान पंचायत हुई, उस समय भी ये बातें की गई। कानून को समझ रहे हो? ये जो कानून मोदी जी लाना चाहते हैं जबरन, आपातकालीन में लाए, किसी से पूछा नहीं, किसी ने मांगा नहीं। आज 114 दिन हो गए, 114 दिन हो चुके हैं। 300 से ज्यादा किसान, उन किसानों ने कुर्बानियां, उनके परिवारों ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। किसके खातिर, किस लिए? किसी लोभ या लालच में वो लोग बैठे हैं। साक्षी महाराज जी क्या कह रहे हैं? साक्षी महाराज जी को भी आपने करीब से देखा है, मथुरा की जनता ने। वे आतंकवादी बता रहे हैं। कंगना रनौत जैसी जो लोग जो मोदी जी के मित्र मंडली में शामिल हैं, वह आतंकवादी कहती हैं। और मोदी जी खुद जब संसद में बोलते हैं तो परजीवी जैसे शब्दों का किस तोड़ना पड़ेगा इनका अहंकार। ये बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि फिर चुनाव आएगा, फिर जो हवाई जहाज भेज देंगे कहीं, फिर जो भारत और चीन में टकराव कर देंगे, क्या पता नेपाल से लड़ बैठे हैं। कुछ भी कर सकते हैं। और इनका प्रचार तंत्र बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत पैसा इनके पास है, बहुत पैसे वाले लोग इनके साथ खड़े हैं। हर चीज में आपने नोट किया होगा, मोदी जी की तस्वीर आती है। अब कोई छोटा बड़ा काम हो, बिना उनके तस्वीर नहीं हो रहा। आपातकालीन है, बीमारी चल रही है, रोग है, आप टीका लगाने जाओगे तो उस जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें भी मोदी जी की तस्वीर है। शौचालय पे भी है, पेट्रोल पंप पे तो देखा मैंने। ये हो सकता है कल को कोई किसी का निधन हो जाए, मृत्यु सर्टिफिकेट भी लिखा हो, यात्रा मंगलमय रहे। तो इसकी काट, हालांकि कुछ पत्रकारिता से जुड़े हुए जो अच्छे भले लोग हैं वे कोशिश कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। सरकार उनको घेरती है, निरंतर दबाव बनाती है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। मैं उनको दाद देता हूं, उन पत्रकारों को। हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उन बुद्धिजीवियों के साथ खड़े हैं, ये पब्लिक उनके साथ खड़ी है। लेकिन ये जो इनका तंत्र है, इसकी काट आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब आप तो साइकिल पे निकल जाते हो, तो गांव का साधन है, ट्रैक्टर पे निकलो, बैलगाड़ी बुग्गी पे बैठो, साइकिल में निकलो। और यहां तो दावत होती है तो कई कोसों दूर तो पैदल चलते हो। आप लोग चलते हो कि नहीं? चिंता ना करो, 9 वारों को कुछ नहीं कह रहा मैं, वो खोटेलों पे ज्यादा है वो बात लागू। आपके आपस में तार बहुत मजबूत हैं, आप इन रिश्तों को निभाते हो। ये ब्रज के संस्कार, ब्रज की पुरानी संस्कृति है, रीति रिवाज है, इन्हें मजबूत रखो। इनके सहारे किसान की बात, किसान की इस लड़ाई को धार देते रहो। मैं सुन रहा था सरदार सिंह खड़े हुए, जनता कितनी दयालु होती है। पहले लोगों को थोड़ा धैर्य टूट रहा था आपका, हमारे बाबा खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई बुलवाओ। जब सरदार सिंह ने रिश्तों की बात कही तो वही जनता दयालु, उन्होंने कहा बोलो बोलो बोलो। मैं आपकी इस ताकत के आगे नतमस्तक होता हूं। इस पंचायत के असली पंच आप ही हैं। अब आप इस ताकत को, इस एकता को खंडित मत होने दीजिए। मैं इस मंच से अपनी तरफ से एक और ऐलान करना चाहता हूं। एक नारा ऐसा चल पड़ा है, जब ये लड़के, ये नौजवानों की जो फौज है, जिन्होंने बहुत उम्मीद के साथ मतदान किया था, कभी इनके पक्ष में किया था, उससे पहले हमारे साथ थे। आज जब कोई बीजेपी का कोई नेता गांव में आता है, कौन सा नारा है वो? किसान एकता, किसान एकता। अब एक दूसरा नारा चलाओ, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। यहां से तो बहुत उठाया, आप लोग जो है मस्ती ले रहे हो। भाईचारा जिंदाबाद। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी बहुत षड्यंत्रकारी पार्टी है, बहुत खुरापात करने वाले लोग शामिल हो गए वहां। सब बदमाशी करते हैं, दिन रात बैठ के यही सोचते हैं कैसे कौन सा खेल निकाल के लाएंगे
उन्होंने बात चलाई कि ये तो किसान नहीं है, ये तो जाटों का आंदोलन, और ये दिखाया कि अमित शाह ने सारे जाट नेताओं को, सारी जाट फौजों को बुला लिया और उन्हें खूब लताड़ के कहा कि तुमसे एक नेता नहीं संभल रहा, जाओ तुम जाटों को ठीक कर लो, एक किसान विसान नहीं है। मुझे तो दिल पे चोट लगी वो बात सुन के। अगर कोई किसान हितैषी है, हमारी ताकत इन बातों को उछालने में नहीं है। क्या सिर्फ जाट बैठे हैं? क्या इस सभा में जाट आए हैं? कल मैं प्रयागराज अगर पंचायत होगी, वहां सिर्फ जाट होंगे। कासगंज में अभी जो पंचायत थी, वहां जाट थे। ये एक जाति का विषय है क्या? अरे खेती किसानी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन गांव में आज भी देख लो, बिना हल के, बिना खुरपी के जीवन संभव नहीं है। यानी किसान बिना मजदूर जिंदा नहीं रह सकता। गांव का हर एक गरीब वर्ग, कामगार, कारीगर, उनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते किसान भाइयों। और इसलिए जो मैं कहना चाहता हूं, बार बार मैं उसी बात पे फिर लौट के आ रहा हूं, हाथ पकड़ लो एक दूसरे का और विश्वास करो एक दूसरे पे। जो लोग बैठे हैं लखनऊ में, वो आपका हित नहीं चाहते। उनकी सारी बात शुरू दंगे से होती है और समाप्त दंगे पे होती है। उनकी सोच, अगर योगी जी आएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में, किसी जनपद में, उनका एक पांव नहीं उतरता और वो मुजफ्फरनगर दंगे की बात शुरू कर देते हैं। वो कैराना के ऐसे फर्जी पलायन की चर्चा शुरू कर देते हैं। यही नहीं, दूसरे राज्यों में भी जब जाते हैं तो वही बातें करते हैं, उल जलूल। अरे हमें नौकरी की बात करनी है, हमें विकास की बात करनी है। मैं भी यहां जनप्रतिनिधि रहा हूं, घर घर में, गांव गांव में हमने कोशिशें की। मुख्यमंत्री जी थे अखिलेश जी, चर्चा हो रही थी। जो विकास की परियोजना उस समय चल गई, उसके बाद मुझे बताओ, कोई एक सड़क, कोई एक एक्सप्रेसवे यहां बनाओ। ये कट बन गया था, बहुत लड़ाई लड़ी, बाजना का कट भी याद होगा आपको। उसी तरह शेरगढ़ पे जो पुल है, चौधरी साहब ने दिया था, उन क्षेत्रों को जोड़ दिया जहां इतना दुर्लभ होता था इस क्षेत्र में आना। अगर वो शेरगढ़ का पुल ना बना होता तो शायद हम ऐसी सभा भी इस क्षेत्र में ना कर पाते। तो अगर चौमुखी उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हो, अगर किसान की सरकार बनाना चाहते हो, अगर ऐसी सरकार बनाना चाहते हो जिसके सबसे बड़ी, जिसकी प्राथमिकता इस क्षेत्र के होनहार नौजवान होंगे, तो आज उस रास्ता को मैं आपके आगे, उस मंच को दिखाना चाहता हूं। उस मंच पे हम लोग खड़े हैं, एकजुट हैं, लेकिन गठजोड़ तो हमारा रहेगा। अगर सामाजिक गठजोड़ में तब्दील हो गया, जो कि आप लोग बना सकते हो, तब वाकई पूरे देश की राजनीति को बदलने वाली एक नई ताकत उभर के सामने आएगी। मैं भी आपकी तरह सुनना चाहता हूं। काफी बात मैंने की और आपके बीच फिर आएंगे। अखिलेश यादव जी अभी अपनी बात रखेंगे कानून के संबंध में, जो भी मन में उनके विचार हैं ब्रज के लिए, आपके लिए रखेंगे। हम लोग फिर जो है नारा लेते हैं, क्यों ये नारा सुनते ही जो है ना, भारतीय जनता पार्टी वालों को जो है सांप सूंघ जाता है। दोनों नारे ऐसे हैं, दोनों ही बात ऐसी, ना उन्हें भाईचारा पसंद, ना उन्हें किसान पसंद। उन्हें ना किसान चाहिए, उनकी नजर में आप किसान नहीं हो। उनकी नजर में 300 लोग जो शहीद हुए वो किसान नहीं है। यहां कोई किसान नहीं है उनकी नजर में। आप दलाल हो, आप गवार हो, आपका इस्तेमाल करना है, आप खिलौना हो उनके हाथ का। इनके अहंकार को तोड़ो, ये पहला लक्ष्य होना चाहिए। चाहे चुनाव छोटे स्तर का हो, बड़ा हो, इनका इलाज आप ही कर सकते हो। तो चलिए नारा लेते, किसान एकता, भाईचारा, चौधरी चरण सिंह। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, वो आए और महापंचायत को संबोधित करें। इस किसान पंचायत के अध्यक्ष
आदरणीय कुशल पाल जी हमारे साथ मंच पर और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नौजवान जयंत चौधरी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामलीलाल सुमन जी, पूर्व सांसद विजयेंद्र सिंह जी, आदरणीय त्रिलोकी राष्ट्रीय लोक के एमएलसी और संचालन कर रहे यहाँ के इस कार्यक्रम के संजय लाठर जी, आदरणीय सरदार सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर तेजपाल जी और मंच पर उपस्थित दोनों दलों के सभी महत्वपूर्ण नेता पदाधिकारी और इस किसान पंचायत में बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, हमारे तमाम फौज के रिटायर्ड सभी सैनिक भाइयों और पत्रकार साथियों और उस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भी और तमाम हमारे और दोनों दलों के नेता, मैं सबसे पहले आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस किसान पंचायत के लिए। और ये जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप एकजुट दिखाई दे रहे हैं, कोई घबराया हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लग गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं है और किसान तभी रुकेगा जब तीनों कानून इस देश से बाहर चले जाएंगे, तीनों कानून का सफाया हो जाएगा। मैं संजय लाठर जी को बधाई देता हूं और मैं सोच भी रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी किसान पंचायत में उन्होंने हमें लाठी क्यों दी। और ये मुझे लगता है ये बुजुर्गों ने कहा होगा कि लाठी से अच्छी कोई चीज नहीं है, आप लाठी से सम्मान करिए इनका। मैं बधाई देता हूं कि हमें लाठी दी, लेकिन हम और जयंत चौधरी जी दोनों नौजवान हैं, अभी लाठी की जरूरत नहीं है, अभी लाठी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने लाठी दे दी है तो कम से कम हम दोनों लोग ये जानते हैं कि लाठी कहां चलानी है। और ब्रज की धरती का हम धन्यवाद देते हैं, ये कृष्ण की धरती का हम धन्यवाद देते हैं, ये पुण्य की धरती है। और जैसा कि हमारे आदरणीय रामलीलाल सुमन जी ने कहा कि हमारे आपके सबसे बड़े किसान नेता अगर देश में कोई हुआ है तो वो चौधरी चरण सिंह हुए हैं। बताओ, आप पूरा इतिहास उठा लीजिए भारत का, आप सब बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम किया होगा, बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने न जाने कितनी जनसभाओं में उन्हें सुना होगा। मंच पे बैठे लोग हैं, वो जानते होंगे। आप पूरा देश का इतिहास उठा लो, अगर कोई किसान नेता उनसे बड़ा हुआ हो तो हमें बता दो आप। और मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि देश के किसानों ने उन्हें अपना नेता माना था, इसलिए चौधरी चरण सिंह जी सबसे बड़े देश के नेता बनकर के आए थे। और आज सबसे ज्यादा जरूरत भी इस बात की है, ये जरूरत सबसे ज्यादा इस बात की है कि हमारा किसान खुशहाल हो। और किसान तब तक खुशहाल नहीं होगा जब तक किसान की बात करने वाले दल सत्ता में नहीं होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हमारे आपके जनप्रतिनिधि नहीं हैं। इनका एक एक फैसला उठा करके देखो। हम यहां बुजुर्ग जितने बैठे, जितने सभा में लोग हैं, याद कीजिए जब नोटबंदी की थी, हमने आपने सबने भरोसा कर लिया
कि यह फैसला है जिससे भ्रष्टाचार और काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। सबने भरोसा कर लिया। बताओ आज कितने साल गुजर गए हैं, कौन सा काला धन वापस आ गया बताइए आप। और जीएसटी जो लागू की गई, जीएसटी कानून, जो जीएसटी कानून लागू हुआ था आधी रात में, जिस तरीके से देश की आजादी का जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू हुई। जीएसटी लागू हो जाने के बाद बताओ कौन सा कारोबार हमारा बढ़ गया। अभी वैश्विक महामारी आई, दुनिया में किसी ने ऐसा लॉकडाउन नहीं किया होगा, दुनिया में किसी ने ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसी पाबंदियां लगा दी। यह सच है कि वो वैश्विक महामारी से बचने के लिए हमें और आपको सबको अपनी नाक और मुंह बंद करना पड़ गया। हमने भरोसा किया उनका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। उन्होंने कहा कि आपको मास्क पहन के रहना पड़ेगा। आपने सबने नाक और मुंह बंद कर लिया। लेकिन हम जानना चाहते हैं, बताओ भारतीय जनता पार्टी को कौन सी वैश्विक महामारी है कि उन्होंने अपनी आंख और कान बंद कर रखे हैं। उन्हें किसानों का न दुख समझ में आ रहा है, न किसानों की तकलीफ समझ में आ रही है। याद कीजिए वो समय जब कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। ये सब खेती करने वाले बैठे हैं, ये दिन रात खेत पे काम करते हैं। बताओ कौन सी पैदावार की आय दोगुनी हो गई। धान आया, बिक गया, किसी ने पूछा नहीं। कौन सी फसल की पैदावार बढ़ गई। और यही नहीं, बताओ इस वैश्विक महामारी में डीजल और पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ा दी। डीजल पेट्रोल जो लोग ट्रैक्टर से चल करके आए होंगे, जो खेती करते होंगे, वो पूछिए डीजल पेट्रोल कितनी बढ़ गई। हम ये जानना चाहते हैं इस किसान पंचायत के माध्यम से कि जो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, वो आखिरकार उसका मुनाफा का जा रहा कहाँ रहा है। इसलिए साथियों, जहां दिल्ली की सरकार ने 3 कानून हम पे लागू कर दिए, वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ कम काम नहीं किए हैं। और शायद ही ऐसे मुख्यमंत्री किसी को मिले होंगे। पहनावे से और कहने से तो योगी हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है गीता में, जो हमें जानकारी मिली है, वो यही है कि योगी वही होता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। बताओ ये योगी हैं क्या? क्या हमारे किसानों का दुख दर्द समझ पा रहे हैं? कोई दुख हमारा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा? और इधर तो अभी हरी टोपी तक बात नहीं आई है, हरी सफेद टोपी तक बात नहीं आई है, अभी तक तो लाल टोपी पे रुका हुआ है मामला। और ये हमारे किसान हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमें बुजुर्गों ने यही सिखाया है। और खेत में अगर कोई भड़कता है तो वो लाल रंग देख करके भड़क जाता है, यही तो सिखाया बुजुर्गों ने। बताओ, कभी कभी कुछ खेत में जो होते हैं वो लाल रंग देख करके भड़क जाते हैं, यही तो सिखाया गया। अब मैं नहीं जानता हूं कि लाल रंग देख करके कोई क्यों भड़क रहा है। इसलिए जहां ये पंचायत चल रही है, और वहीं मैं गाना सुन रहा था, एक अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग हैं या जो यहाँ के बहुत लोकप्रिय गायक हैं, कि अगली सरकार हो हमारी तो अगली सरकार तभी होगी जब हम भाईचारा का रास्ता अपनाएं, हम अपने किसान का रास्ता अपनाएं। क्योंकि बीजेपी से ज्यादा चमत्कारी पार्टी कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा साजिश करने वाली पार्टी कोई नहीं है। उन्होंने अभी तक जो सत्ता पाई है वो केवल हमें और आपको बांट करके सत्ता पाई है, हमारे और आपके बीच में खाई पैदा कर करके सत्ता पाई है। और जिस समय ये हमारा किसान भाई जागरूक हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो सत्ता पा पाएंगे। इसलिए हम बहुत सारे अपने किसान भाइयों को बधाई देना चाहते हैं। लगातार हम लोग किसान पंचायत कर रहे हैं, किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं, और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ जगा रहे हैं कि आने वाले सकती हैं कीमतें, जिन मंडियों में आपको एमएसपी मिलने चाहिए,
वो मंडियां बेचने का इंतजाम कर दिया है। जहां देश में ज्यादा मंडियां बननी चाहिए थी, वो मंडियां बंद की जा रही हैं। इसी एक्सप्रेसवे के किनारे लगातार मंडियां बननी थी और हमने तय किया था कि गाजीपुर तक मंडी बनवाएंगे, लेकिन मंडियां बनना बंद हो गई हैं। मंडियां अगर नहीं होंगी और ऐसे 3 कानून लागू हो जाएंगे तो सोचिए हमारा आपका जो किसान जो पैदावार कर करके जाएगा वो बाजार में कौन कीमत दे देगा। अगर किसान को बाजार के हालात पे छोड़ दोगे तो किसानों को कोई मुनाफा नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनसे मिल करके हमारी आपकी खेती को छीनना चाहते हैं। और कोई एक दिन में नहीं छीनेगी, लेकिन जिस तरह के कानून आ गए हैं, एक न दिन ऐसा आएगा जिसके बाद आपकी हमारी खेती छिन जाएगी। इसलिए मैं बधाई देता हुआ आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का, संगठन के लोगों का और अपने दोनों पार्टी के नेताओं का कि ऐसे शानदार आपने किसान पंचायत की है। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से अगर किसान को हम जगाते रहे तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। इसके साथ साथ हम अपने फौज के सैनिक भाइयों का विशेष धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है। ये जहां देश की सेवा कर करके आए हैं, ये किसान परिवार से ही निकल करके इन्होंने देश की सेवा की है। ये इनके भी किसान के परिवार है। इसलिए एक तरफ जहां किसान आए हैं, नौजवान आए हैं और सैनिक आए हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बदलाव दिखाई देगा और ऐसा बदलाव दिखाई देगा कि देश देखेगा कि किसानों की ताकत भी ये ताकत होती है, हैसियत होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संजय लाठा से लेकर के सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूँ। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, सभी सम्मानीय नेतागण और किसान भाइयों, आप लोगों ने ऐसे व्यस्तम समय में आकर के, अमूल्य समय में आकर के हमारी सभा में विचार सुने। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और होली की भी आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। सभी